खूनी वधू अचानक ही हंसते हंसते रुक गई और चेतन के करीब आकर उसके बगल में लेट गई। उसने चेतन के शरीर पर अपने हाथ फेरे और उसके होठों के करीब अपने होंठ लाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने चेतन के होठों को चूमना चाहा, अचानक ही खूनी वधू को एक तेज झटका लगा और वो चेतन से दूर जा गिरी। लेकिन जितनी तेजी से वो गिरी थी उतनी ही तेजी से वो उठकर खड़ी हो गई। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा और भी अधिक था। दूसरी ओर चेतन, जो बिस्तर पर लेटा हुआ था, वो अचानक ही सम्मोहन से बाहर आया और बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे नहीं मार सकती हो। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। क्यों जान लेना चाहती हो मेरी? मुझे मारना ही था तो अब तक जिंदा क्यों छोड़ा था? सामने खड़ी खूनी वधू, जिसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे और आंखें अंगारे की तरह जल रहे थे, उसने गुस्से से कहा, तू मरेगा, तुझे मरना ही होगा। लेकिन एक झटके में ही खूनी वधू के तेवर बदले और उसने चीखते हुए कहा, भाग जाओ हर्षवर्धन, मत रुको यहाँ, चले जाओ यहाँ से। लेकिन चेतन कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके आसपास रात की रानी की फूलों की खुशबू फैल गई। तो चेतन मदहोश होने लगा और धीरे धीरे चलते हुए खूनी वधू के पास आकर खड़ा हो गया। खूनी वधू के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। उसने चेतन के चेहरे पर अपने हाथ फेरे तो चेतन की आंखें बंद होने लगी। वो आगे आई और चेतन के होठों के पास अपने होठों को लाई। लेकिन एक बार फिर से उसे तेज झटका लगा और वो चेतन से दूर हो गई। इस बार उसका गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि आसपास की चीजें एक दूसरे से टकराकर चूर चूर होने लगी। और तभी हवा में उड़ता हुआ एक तेज धार कांच का टुकड़ा चेतन की ओर तेजी से आया। लेकिन ठीक उसके पेट के पास आकर हवा में ऐसे रुका जैसे कि किसी ने उसे चेतन के पास पहुंचने से रोक लिया हो और पकड़ रखा हो। तभी खूनी वधू ने चिल्लाते हुए कहा, भाग जाओ हर्षवर्धन, निकलो यहाँ से। खूनी वधू को देख ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुद से ही लड़ाई कर रही हो। अगले ही पल चेतन जैसे होश में आया और बेतहाशा भागता हुआ वहां से बाहर निकल गया। उसके निकलते ही कमरे में खूनी वधू के आसपास सब कुछ चकनाचूर होने लगा। चेतन भागता हुआ हवेली के बाहर आया और एक पल के लिए रुककर उसने पीछे पलटकर दुख भरी नजरों से देखा और फिर वहां से जल्दी से निकल गया। चेतन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है उसके साथ। खूनी वधू का ये बदला हुआ रूप उसके लिए बहुत चौंका देने वाला था। डर और उलझन में वो वीर सिंह के घर की तरफ जितनी तेजी से हो सकता था भागा जा रहा था। घर आते आते वो पसीने से तरबतर हो गया और हांफते हुए अंदर घुसा ही था कि सामने से आते वीर सिंह से टकराते टकराते बचा। चेतन को इस हालत में देखते ही उसने उसे रोकते हुए एक ही सांस में कई सवाल पूछ लिए। अरे चेतन, ये इतनी सुबह सुबह कहाँ से भागे चले आ रहे हो? ऐसे हाफ क्यों रहे हो? क्या बात है? तुम ठीक तो हो ना? लेकिन चेतन ने सिर्फ एक नजर उसकी तरफ देखा और बिना कोई जवाब दिए सीधे अंदर अपने कमरे में चला गया। वीर सिंह को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों चेतन ऐसे घबराया हुआ सा था। ऐसा डरा हुआ तो उसने कभी चेतन को नहीं देखा था। जहां वीर सिंह चेतन की इस हालत से खुद भी परेशान हो रहा था, वहीं दूसरी ओर चेतन अपने कमरे में पहुंचते ही बिस्तर पर बेजान सा गिर गया। गहरी गहरी सांस लेता हुआ चेतन खुद को संयमित करने की कोशिश कर रहा था। जब उसे थोड़ी राहत मिली तो उसने उठकर टेबल पर रखे जग को उठाया और बिना ग्लास में पानी डाले एक बार में ही पूरा पी गया। चेतन के मन में एक साथ कई सवाल चल रहे थे। वो कमरे में बेचैनी से टहलने लगा और सोचते हुए बोला, क्या हो गया है चित्रलेखा को? उसने मुझ पर हमला किया, मुझ पर। लेकिन क्यों? जब से मैं इस गांव में आया हूं उसने कभी मुझे मारने की कोशिश नहीं की और ना ही मुझे कभी कोई नुकसान ही पहुंचाया। उस रात भी उसने खुद ही कहा था कि वो नहीं चाहती कि मुझे कुछ हो। फिर आज ऐसे क्यों? उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुद से ही लड़ रही हो। पर यह अजीब बात थी कि जहां वो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी तो वहीं वो मुझे बचा भी रही थी। जितना ही वो ये सब सोच रहा था उतना ही उसमें उलझता जा रहा था। वो खुद में बड़बड़ाए जा रहा था। पहले तो उस मैदान में गड़ी वो खोपड़ी जिस पर मेरा बर्थमार्क बना था, और फिर चित्रलेखा का ये रूप जिसने मुझ पर जानलेवा हमला किया। क्या मतलब है इन सब का? आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ ये सब? वो अपने आप से ये सब बातें करते हुए ऐसा खोसा गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वीर सिंह चाय लेकर उसके कमरे में आ गया। चेतन को ऐसे घबराया हुआ अंदर आते और अब
टहलते हुए खुद से बात करता देख वीर सिंह भी परेशान हो गया, लेकिन उसने सामान्य लहजे में ही कहा, ये लो गर्मा गर्म चाय। वीर सिंह की आवाज सुनकर चेतन चौंक गया और पूछा, अरे तुम कब आए वीर सिंह? वीर सिंह ने चिंता जताते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ है जो ऐसे उलझे पड़े हो कि पता ही नहीं चला हमारे आने का तुम्हें? चेतन ने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की और फिर वीर सिंह को देख अचानक ही उसे अर्पणा का ध्यान आया तो उसने कहा, वीर सिंह, मैंने भाभी को उस बाबा के पास देखा जहां तुम मुझे लेकर गए थे और जिन्हें मैंने अपने भूतकाल में देखा था। वीर सिंह ने हैरानी से पूछा, कौन भाभी? इस पर चेतन ने कहा, अरे वीर सिंह, मेरी जानकारी के बाहर और भी कोई भाभी है क्या? अर्पणा भाभी की बात कर रहा हूं। इस बात पर वीर सिंह थोड़ा झेप गया। ओ अरे हाँ, अर्पणा भाभी ही तो हुई तुम्हारी। दोनों की एक साथ हंसी छूट गई तो चेतन ने उसे उस बाबा के मंदिर पर की सारी घटना बता दी तो वीर सिंह ने कहा, अच्छा हाँ, ये तो हमें पता है, वो वहां जाती रहती है अक्सर, लेकिन बाबा के पास नहीं बल्कि पूजा करने। एक आध बार हमारे साथ भी गई है। वो कोई बात नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो। वीर सिंह ने चेतन को तो समझा दिया, लेकिन उसे खुद को नहीं पता था कि अर्पणा उस बाबा के पास क्यों गई होगी। उसने मन ही मन सोचा, चेतन को तो समझा दिए, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हमसे छुपा के अर्पणा वहां क्यों गई थी। कहीं उसने उसी बाबा से तो वो तंत्र मंत्र नहीं सीखा है, कहीं वो फिर से छुप छुप के वही सब तो नहीं कर रही है। जो भी हो, लेकिन हमारे पीठ पीछे अर्पणा, ये ठीक नहीं कर रही हो तुम। जहां चेतन और वीर सिंह अपने अपने ख्यालों में उलझे हुए थे, वहीं फूलपुर गांव से बाहर उस मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वो बाबा अपने ध्यान में मग्न थे। अपने ध्यान में ही बैठे बैठे वो रह रहकर अपना माथा ऐसे झटक रहे थे जैसे वो कोई सपना देख रहे हो जिसमें कुछ तो ऐसा हो रहा हो जो वो नहीं चाहते। अचानक से उन्होंने एक झटका देते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहा, मत करिए, मैं कहता हूँ रुक जा, अपने हट के लिए इस पूरी सृष्टि को खतरे में मत डाल, मेरी बात मान, रुक जा। बिना अपनी आंखों को खोले ही अचानक से उन्होंने अपना एक हाथ आगे किया और फिर कुछ बुदबुदाते हुए दूसरे हाथ को भी आगे कर अपनी दोनों हथेलियों को एक दूसरे में बांध लिया। अपनी जुड़ी हुई हथेलियों को उन्होंने 2 बार घुमाया और फिर उसके बीच थोड़ी सी जगह बनाई तो देखते ही देखते उन हथेलियों के बीच एक पारदर्शी गोला आ गया। तभी धीरे से उन्होंने अपनी दोनों आंखों को खोला और उस गोले में देखने लगे। उस पारदर्शी गोले में वही बॉक्स नजर आ रहा था जो फूलपुर गांव के मंदिर के गर्भगृह में रखा था। बाबा ने बड़े गौर से गोले के भीतर नजर आ रहे उस बॉक्स को देखा और बिना किसी भाव के उन्होंने कहा, इस पर इस पूरी सृष्टि का भविष्य टिका है। ये कहकर उन्होंने अपनी हथेलियों को फिर से जैसे ही घुमाया वो पारदर्शी गोला उनके हाथ से गायब हो गया। उन्होंने अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखे और अपनी आंखें बंद करके फिर से ध्यान में मग्न हो गए। इधर फूलपुर गांव से दूर तांत्रिक, जो खूनी वधू से बदली की आग में झुलस रहा था, तेज तेज कदमों से कहीं चला जा रहा था। आधी रात के वक्त सियारों के रोने की आवाज से पूरा वातावरण कांप रहा था। ऐसे में उसकी चाल से ऐसा लग रहा था जैसे वो एक कदम में कई कदम की दूरी तय कर ले रहा हो। चलते चलते तांत्रिक एक शमशान घाट में पहुंचा जिसके किनारे पर एक बड़ी नदी बह रही थी। शमशान में धूं धूं कर जल रही 4-5 चिताओं के बीच से होता हुआ तांत्रिक चिरंकारी बाबा के पास पहुंचा जो कि रेत के एक टीले पे बैठे ध्यान मग्न थे। चिरंकारी बाबा का पूरा शरीर अस्थियों की राख से भरा हुआ था और शरीर पर नाम मात्र के कपड़े थे। उनके बाल जटाएं बन चुकी थी और उनकी लंबी काली दाढ़ी उनके पेट तक आ रही थी। उन्होंने अपने माथे पर और पूरे चेहरे पर राख लगाया हुआ था और उस राख के बीच माथे पर काला तिलक लगा हुआ था। चेहरे पर क्रोध के भाव थे और गले में कई सारी मुंड मालाएं लटक रही थी। चिरंकारी बाबा से थोड़ी दूरी पर कुछ और वैसे ही अस्थियों की राख से पुते लोग एक बड़ी से नगाड़े को नदी के किनारे पर जोर जोर से बजा रहे थे, जिसकी आवाज वहां चारों ओर गूंज रही थी। हवा के कारण रेत उड़ रही थी और नदी के पानी में तेज लहरें उठ रही थी। तांत्रिक वहां पहुंचते ही ध्यान में मग्न चिरंकारी बाबा के आगे जमीन पर लेटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम करने लगा। चिरंकारी बाबा ने बिना अपनी आंखें खोले ही जोर से पूछा, बता बच्चा,
क्या लेने आया है यहाँ? ये सुनते ही तांत्रिक ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसने कहा, बदला। ये सुनते ही चिरंकारी बाबा जोर जोर से हंसने लगे तो बाकी के उनके साथ के चिरंकारी बाबा और भी जोर से नगाड़ों को बजाने लगे। बाबा ने कहा, तेरी जान भी जा सकती है। तांत्रिक ने झट से कहा, मंजूर है। तभी पीछे नदी में एक जोरदार तूफान आया और नदी की लहरें बढ़ने लगी। हवा के जोर से चल रही चिताएं भी तेजी से धधक उठी। बाबा ने तांत्रिक से कहा, जाकर जलती हुई चिता से एक अस्थि उठा ला और शुरू कर अपना काम। सुनते ही तांत्रिक की लाल हुई आंखों में एक चमक दौड़ गई और वो छत से उठा और दौड़कर जलती चिताओं में से एक अस्थि उठा लाया और बाबा के पास बैठकर उस अस्थि से एक गोल घेरा बनाया। फिर अपने दोनों हाथ उठाकर उसने किसी मंत्र को बुदबुदाया और उस अस्थि को उस गोल घेरे में रखकर एक जोर की फूंक मारी। फूंक मारते ही वहां आग धधक उठी। उस आग की रोशनी में तांत्रिक की आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। तभी चिरंकारी बाबा कोई मंत्र बोलने लगे और देखते ही देखते उनके पीछे की बह रही नदी में एक जोरदार उफान आ गया। उस उफान के साथ ही एक बहुत तेज लहर उठी और नदी का पानी कई फीट ऊपर उछला और जब वो नीचे गिरा तो चिरंकारी बाबा और तांत्रिक दोनों उस पानी से भीग गए। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उस गोल घेरे में जल रही आग पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो और धधक उठी। और तभी अचानक से तांत्रिक ने देखा कि उस जलती हुई आग के बीचों बीच एक भयानक चेहरा उभर आया जो जोर जोर से हंस रहा था। ये देखकर तांत्रिक भी एक पल के लिए सहम गया और उसने चिरंकारी बाबा की ओर देखा। चिरंकारी बाबा ने अपनी आंखें खोली और उस आग में उभरे चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। देखते ही देखते वो चेहरा उस आग के साथ ही बुझकर शांत हो गया और साथ ही सब कुछ सामान्य हो गया। तो तांत्रिक ने सवालिया नजरों से चिरंकारी बाबा की तरफ देखा। चिरंकारी बाबा की नजर अभी भी उस गोल घेरे की तरफ ही थी। तभी एकदम से उस गोल घेरे के भीतर की रेत नीचे की ओर धंसने लगी। देखते ही देखते वहां की रेत अंदर तक धंस गई और वहां एक गड्ढा सा बन गया। उस गड्ढे में देखते ही चिरंकारी बाबा ने तांत्रिक की ओर देखा और अगले ही पल दोनों जोर जोर से हंसने लगे। पास ही बैठे चिरंकारी बाबा के साथी फिर से नगाड़े को पूरी ताकत लगाकर बजाने लगे। चिरंकारी बाबा ने हंसते हुए कहा, तेरा समय अब करीब है खूनी वधू। जहां एक तरफ तांत्रिक और चिरंकारी बाबा मिलकर खूनी वधू के खिलाफ कुछ साजिश रच रहे थे, वहीं दूसरी ओर चेतन किताबों वाले कमरे से निकल अपने कमरे में आया और पानी का ग्लास उठाकर जैसे ही पानी पीने वाला था कि तभी उसकी नजर सामने की दीवार पर पड़ी तो उसके हाथ से पानी का ग्लास छूटकर नीचे गिर गया और चेतन के कदम लड़खड़ा गए। सामने की दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था, जैसे कि चेतन के लिए कोई मैसेज हो। चेतन ने पास जाकर देखा तो दीवार पर लिखा था, तुमसे ही मेरी जीत है और तुमसे ही अतीत है। अतीत का ये राज खुलेगा भी अतीत से ही। चेतन ने जैसे ही इन शब्दों को पढ़ा उसके चेहरे पर पसीने की बूंदी चमकने लगी और वो उन शब्दों को देखकर उसे समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे एहसास हुआ कि कोई है जो उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर उस पर नजर रखे हुए है। क्या मतलब है दीवार पर खून से लिखे इन शब्दों का और कौन है चेतन के कमरे के बाहर? क्या करने वाला है तांत्रिक खूनी वधू के साथ? क्यों मारना चाहती थी खूनी वधू चेतन को? कैसे सुलझा पाएगा चेतन इन अनसुलझे रहस्यों को? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।